दोनों का आमना सामना कराया जाएगा। दोनों माफिया ब्रदर्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे और दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बिठाकर एटीएस पूछताछ करेगी। कई ऐसे सवाल जिनका जवाब लेने की कोशिश रहेगी यूपी एसटीएफ की और एटीएस की टीम की, और ऐसे में माफिया ब्रदर्स को यानी कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद को, दोनों भाइयों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। सबसे बड़ा सवाल ड्रोन से असलहों की तस्करी को लेकर होगा। इससे जुड़ी जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश रहेगी इन माफिया ब्रदर्स से पूछताछ के जरिए कि पाकिस्तानी असलहों को किस तरीके से ये लोग लेते थे, कैसे इनकी तस्करी किया करते थे, क्योंकि ये बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से ये लोग पाकिस्तान से हथियारों की, असलहों की तस्करी किया करते थे। आईएसआई और लश्कर से अतीक के संबंध रहे, ये खुलासा बीते दिन हुआ और इस खुलासे ने और भी हैरत में डाला। तो देखिए, असद का एनकाउंटर हुआ है और अब अतीक से सवाल किए जाएंगे। वो सवाल क्या है वो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। असद के पास पाकिस्तानी हथियार आखिर कहां से आए, ये पहले नंबर का सवाल। पाकिस्तान से हथियार आखिर लाया कैसे गया, ये भी सवाल है। हथियारों की सप्लाई आखिर किसने की, ये भी एक बड़ा सवाल है। आईएसआई से आखिर कनेक्शन कैसे बनाया अतीक ने, और आतंकी संगठन से भी संबंध है क्या? तो ये तमाम जो सवाल है ये यूपी एसटीएफ करने वाली है अतीक से। आमने सामने जब अशरफ और अतीक को बैठाया जाएगा, जेल से छुड़ाने की प्लानिंग आखिर क्या थी, एसटीएफ की तरफ से सवाल किया जाएगा। फरार होने के बाद ठिकाना क्या था, कहां का था ठिकाना? शाइस्ता परवीन भी ठिकाने पर पहुंचने वाली थी क्या? उमेश की हत्या में शामिल शूटर आखिर कहां से हैं, जो शूटर आपने सीसीटीवी फुटेज में भी देखे थे? और आखिरी बार हत्यारों से संपर्क कब किया? तो ये सब जो सवाल हैं एक के बाद एक दागे जाएंगे। उमेश की हत्या के लिए कैसे आखिर प्लान बनाया, और साथ ही साथ हत्याकांड को अंजाम देने के लिए किसका साथ मिला? आपको बताते चले कि 200 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार की गई है। एक एक करके सवाल पूछे जाएंगे अतीक और अशरफ दोनों से ही, और ये 4 दिन में 200 से ज्यादा सवाल किए जाएंगे। हत्याकांड के बाद किस किस नेता ने साथ दिया, क्योंकि एक पूर्व सांसद का नाम भी सामने आया था जिसने असद को छिपाने में पूरी मदद की थी। साजिश में शाइस्ता को शामिल करने की पीछे की आखिर वजह क्या रही? और बहन आयशा नूरी का भी आपने जिक्र सुना होगा, जिसको भी वांटेड घोषित किया गया है। आयशा नूरी ने आखिर किस तरह से मदद की है? तो ये जो तमाम सवालों की फेहरिस्त है ये तैयार कर ली गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस की एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा ये हुआ कि हत्याकांड के बाद झांसी भागा था गुड्डू मुस्लिम। पारिछा में सतीश पांडे नाम के शख्स पर घर रुका था। यहीं पर असद गुलाम के होने की सूचना भी मिली थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, ये एक एक करके खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के एफआईआर में ये बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड के बाद झांसी भागा था गुड्डू मुस्लिम, जो कि अभी फरार है। इसकी फिराक में लगातार पुलिस जुटी हुई है। कुछ पता नहीं चला है। माना ये जा रहा था कि जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन पारिछा ये वही जगह है जहां पर एनकाउंटर हुआ। बिल्कुल, आप ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। मृदुल झांसी में हमारे सहयोगी मौजूद है। मृदुल, ये बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है कि किस तरीके से गुड्डू मुस्लिम ने भी पारिछा में पनाह ले रखी थी। इससे जुड़ी और क्या जानकारी हाथ लगी है? कब से पारिछा में था वो? सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं और आपको भी बता दूं मोनिका का, कि परीछा गांव में एनकाउंटर हुआ है और चिरगांव में, एफआईआर के मुताबिक चिरगांव में गुड्डू मुस्लिम था। पहले मेरे सहयोगी इरफान आपको ये बोर्ड दिखाएंगे। ये नगर पंचायत बड़ा गांव झांसी का इलाका है और इसी के अंतर्गत आता है चिरगांव का इलाका। अब चिरगांव कहां पर है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये सड़क जो है ये चिरगांव की तरफ जाती है और यहां से सीधे आप जाएंगे तो सीधे हाथ पर जो आपको बोर्ड नजर आ रहा है वही चिरगांव है। यानी यहां से आप जाएंगे करीब 500 मीटर की दूरी पर चिरगांव है। और पुलिस की एफआईआर में जो खुलासा हुआ है कि सतीश पांडे के घर पर गुलाम मोहम्मद रुका था। और बड़ी बात क्या है इसमें, यह भी आप समझिए। हत्याकांड होता है 24 फरवरी को और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 26, 27, 28 के आसपास वो यहां पर आया था। अब मैं आपको चलते चलते बताने की कोशिश करता हूं। इसी सड़क पर इरफान आ जाइए। 26, 27, 28 ये वो तारीख है जब पहुंचा था सतीश पांडे से मुलाकात करने के लिए। लेकिन सतीश पांडे का ये, हालांकि हमारी उनसे बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम आपको ये बता दें, जो जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं, पहले वो पहुंचा
और मुलाकात करने के दौरान उसने बताया कि मैं प्रयागराज से आया हूं और ऐसी घटना घटी है, मुझे पनाह चाहिए। लेकिन सतीश पांडे के ओर से कहा गया कि हम आपको पनाह नहीं दे सकते हैं, आप यहां से चले जाइए। उसके बाद उसने उसी घर में चाय पी, उसी घर में खाना खाया और फिर वो वहां से निकल जाता है। लेकिन ठीक उसके 4 से 5 दिन बाद यूपी एसटीएफ की टीम पहुंचती है उस घर में। यही वो गांव का इलाका है, कुछ आपको घर दिखाई दे रहे होंगे। इरफान जरा इधर भी घर दिखाइए। इन्हीं में से किसी घर में वो छिपा हुआ था, ऐसी जानकारी तो नहीं आ रही है। कुछ कारण भी हैं जो अभी तक पुलिस भी बता नहीं रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन इन्हीं किसी घर में रुका हुआ था। और फिर यूपी एसटीएफ की टीम वहां पर पहुंच जाती है। यूपी एसटीएफ की टीम पहुंचती है, सतीश पांडे से पूछताछ करती है, परिवार वालों से पूछताछ करती है, तो ये बात सामने आती है कि हाँ, यहाँ पर वो पनाह लेने के लिए आया था, लेकिन कुछ घंटे रुकने के बाद वो झांसी की ओर चला गया। झांसी कहाँ पर है? झांसी का इलाका यही है और यहाँ पर ये पूरा का पूरा इलाका आप देख रहे हैं, वो झांसी चला गया। फिर उसने यहां से संपर्क टूट जाता है और सर्विलांस पर रहता है सतीश पांडे का फोन। और सतीश पांडे के फोन से हो सकता है, संभवतः, हम अब इसमें दावा नहीं करते हैं, संभवतः पुलिस को जानकारी मिली हो, यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली हो। और इस पूरे ऑपरेशन में यूपी एसटीएफ के हेड अमिताभ एक जानकारी ले रहे थे और उनकी नजर भी यहां पर थी। अब एक और चीज आपको समझनी होगी, ये चिरगांव है, ये बड़ा गांव है और यहाँ पर ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये सीधी रोड जाती है, ये वही रोड है। यहाँ से अतीक का काफिला भी निकला है और ये रोड प्रयागराज की तरफ जाती है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर किस तरह से पूरा का पूरा एक जाल बिछाने की कोशिश थी, लेकिन उसका खुलासा हो गया था। और 5 मार्च के पहले, यानी 1 से 5 तारीख तक पहले यूपी एसटीएफ ने जाल बिछा दिया था। और फिर जब खुलासा हुआ कि असद और गुलाम यहाँ पर आए हैं, उन्हें यहीं पर पकड़ा और यहाँ से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर मोनिका में आपको बता दूं परीक्षा डैम है, जहां पर एनकाउंटर किया गया है। यानी उन्होंने यहां पर पनाह लेने की कोशिश की, जब पनाह नहीं मिली तो वो भागने लगे। हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, एक बार सृष्टि का रुख करेंगे। सृष्टि, बताइए क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल मृदुल, देखिए आप झांसी से लगातार एक अपडेट दे रहे हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ। लेकिन प्रयागराज की बात करें तो शूटर गुलाम की जो मां है, उनसे रिपब्लिक ने बात की, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गुलाम ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। जैसा जानकारी लेने से मना कर दिया है और उनकी मां पहले भी सामने आई थी। जब ये एनकाउंटर नहीं हुआ था तब भी उनकी मां और उनके भाई ने बात की थी कि आखिरकार किस तरीके से गुलाम को बार बार समझाया गया था कि वो इस रास्ते पर ना जाए, लेकिन वो नहीं माना और उसने गलत रास्ता ही अख्तियार किया। और इसके साथ ही जो गुलाम का भाई है वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि इन सब का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद है। और परिवार की तरफ से ताल्लुक पहले ही खत्म हो गया था, क्योंकि परिवार समझा कर थक चुका था कि इस रास्ते पर ना चले, इसमें सिर्फ और सिर्फ गलत ही है और इस गलत रास्ते को वो ना अख्तियार करे। लेकिन गुलाम नहीं माना और परिवार ने अब शव लेने से मना कर दिया है। मां ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। जब झगड़ा था, जब घर छोड़ के गया गुलाम, तब की बात और थी। अब उसका एनकाउंटर हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है। तो क्या अब आप लोग उसके शव को एक्सेप्ट करेंगे? क्यों बर्बादी की तरफ गए? बर्बादी की तरफ क्यों गए? हमें क्यों बर्बाद किया? बर्बादी की तरफ आप गए, मुझे भी बर्बाद किया, मेरे सब पूरे घर को बर्बाद किया। हमने मना किया उनको कि इस तरफ मत जाओ, क्यों गए? अब हम क्या कर सकते हैं? जो किया ठीक किया, सब ठीक किया। हम नहीं। कितने साल पहले की बात है जब आपने उनको मना किया था कि ये सब काम ना करें, वो इस तरह के जो गुर्गे हैं, जो गुंडागर्दी इसमें शामिल ना? इतना गुंडागर्दी तो नहीं करता था पहले, समझा देते थे, पढ़ता लिखता था, मान जाता था। अब अच्छे से चलता था, अच्छा नाम हुआ, दूसरे के साथ ठेकेदारी कर रहा था। अब ये 2-4 महीना के बीच कहाँ इसको बहकाया, कैसे किया, नहीं समझ में आ रहा है मेरे। क्या आपको इस बात का अफसोस है कि उसने गोली क्यों चलाई? इस बहुत बड़ा अफसोस है। गोली भी चलाया, गोली भी खाया, अफसोस तो है ही है। दुनिया से गया, सो गया, क्या मज़ा मिला उसको? कोई मज़ा नहीं मिला। अब हम लेके उसको क्या करेंगे बाबू बेटी? अब मेरा ताकत नहीं है बात करने की ज़्यादा, अब मेरी ताकत नहीं है बात करने की ज़्यादा। अब मत बुलाओ, बस नहीं लेंगे हम उनको। जो किया ठीक किया, अच्छा किया। हमको तो ज़िंदगी भर तड़पना है, ज़िंदगी भर रोना है। दुख पड़ेगा तब रोएंगे, सुख पड़ेगा तब भी रोएंगे। औलाद तो भूल सकते नहीं, पैदा किया है तो भूलेंगे कहाँ से उनको? हम नहीं समझाना मेरा मन नहीं, क्यों आज ही दिन देखे पड़ा था हमको।
बहकाए में आया तो आज ही दिन देखे पड़ा, वो भी गया सो, हम भी दिन लगी बर्तन में। क्या आपको लगता है कि सब कुछ अति की वजह से हुआ? हम ये नहीं कह सकते किसके वजह से हुआ, हम देख तो रहे नहीं, उनके साथ थे तो नहीं कि कौन कराया कैसा कराया, लेकिन बहकाया गया लड़का, बहकने में आया, बहकने में आया। बहकने में आया। अब हम नहीं बता सकते, बेटा घर से बाहर निकलते नहीं, दरवाजे के पास खड़े हैं, जा रहे हो देख लिया बस, इसके बाद तो हमें नहीं खबर है कि कौन बहकाया, किसके साथ क्या हुआ, लेकिन बहकाए में गया, इतना कह सकते हैं कि बहकाए में गया। अब तो शव प्रयागराज लाया जा रहा है, पुलिस को हैंडओवर करेगी, तो आप लोगों में से सिर्फ एक आप है, एक उनकी माँ यानी कि आप हैं यहाँ पे, अंतिम संस्कार कैसे होगा? आप लोग कैसे सुपुर्द खा करेंगे? इसको लेके कुछ बातचीत आप लोग की हुई है? पुलिस ने कुछ कांटेक्ट किया आप लोगों से? हाँ, पुलिस से बात हुई है, मैंने पुलिस ने बताया हमें, और लेकिन हमने वही जो हमने माँ ने पहले बात कही थी, हमने बोल दिया कि हम लोग शव नहीं लेंगे। शव नहीं लेंगे आप? जी बिल्कुल। तो फिर कैसे अंतिम संस्कार होगा? इसको लेकर के कुछ पुलिस ने पूछा आप लोगों से, या कुछ भी प्लान आपके रिलेटिव्स का कोई हो दूर दूर तक? शायद उनकी वाइफ से बात हुई, उनकी जो है तो उनकी वाइफ से शायद उनकी कुछ बात हुई है, थाना अध्यक्ष जी से बात हुई, तो उन्होंने बोला, हमने बोला भी आप उनकी वाइफ से बात कर लीजिए, और उन्होंने कहा कि वाइफ से शायद कुछ बात हुई है, और अभी कुछ पता नहीं है हम लोग को जो है। ये बहुत बड़ा फैसला है कि आप अपने भाई का, सगे भाई का, जो उनकी माँ है वो कह रही है सगे बेटे का वो शव एक्सेप्ट नहीं करेंगी, ऐसी क्या बड़ी वजह है? क्यों ऐसा? कारण है, रीज़न है जो है, माँ ने, हम 3 भाई हैं, माँ ने हमेशा मतलब अच्छे रास्ते, कुछ गलत काम करके आते थे तो माँ कहती थी कि बेटा गलत काम मत करो, जैसे हर माँ परिवार में होती है, वो सिखाती है कि गलत काम मत करो, और हमेशा समझाया उन्होंने, और कोई ज़रूरत भी नहीं थी, हम अपना कमा रहे थे, माँ अपना खा रही थी, और कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, उसकी शादी हो गई, उसके बीबी थे, एक 5 साल की बेटी, 1 साल की, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी जो है, पता नहीं क्यों किया उसने ऐसे, पूरा परिवार तबाह कर दिया। मैं फिर पूछूंगी ये कि इसकी वजह क्या अतीक को मानते हैं आप, या बाकी अन्य लोगों को जो उसकी फैमिली से जुड़े हुए थे? बिल्कुल, जैसा नाम आ रहा है तो बिल्कुल अतीक ही जिम्मेदार हैं इसके, बिल्कुल अतीक ही जिम्मेदार। कितने साल से कांटेक्ट नहीं था आप लोगों का गुलाम से? गुलाम से कांटेक्ट, जैसे हम लोग एक ही घर में रहते थे, शादी के बाद कुछ साल हम लोग साथ में थे, फिर बोलचाल बनती, माँ तो बोलती थी, क्योंकि माँ उनकी छोटी छोटी बेटियाँ, खिलाना बोलना, तो माँ से बात होती थी, माँ से हाल चाल भी होता था, हमारी उनकी बातचीत नहीं थी जो है, हमारी उनसे बिल्कुल बातचीत नहीं थी कई सालों से जो है, और इस तरह का काम क्यों किया, कोई ज़रूरत, मतलब आप समझ रहे हैं कि सोच से परे है, और आप ये समझिए कि उसकी वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर गया। जब ये घटना आई एनकाउंटर की, उसके बाद से उनकी पत्नी से कोई बातचीत हुई है आप लोगों की कि अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा? पुलिस ने कुछ कांटेक्ट किया? पुलिस ने कांटेक्ट किया, उनसे बात करने की कोशिश की, हमारी अभी उनसे बात नहीं हो पाई है, और देखते हैं अभी शाम तक क्या है। अभी हमने न्यूज़ चैनल में देखा कि खुद प्रयागराज पुलिस शव लेके आ रही है, अगर कुछ कांटेक्ट किया जाएगा तो ज़रूर हम उनसे बात करेंगे पुलिस से। तब आप एक्सेप्ट करेंगे शव को? एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा परिवार कलंकित कर दिया उसने जिस तरह से काम करके, कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरह के काम करने। आप समाज में अच्छा काम करके भी तो नाम कमा सकते हैं। आप शूटर से पहचाने जाएं, कोई परिवार चाहेगा कि उसका भाई या कोई माँ चाहेगी कि उसका भाई शूटर से पहचाना जाए पूरे देश में, पूरी दुनिया में। तो जब से फरार चल रहा था गुलाम, कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की उनसे, उसने आप लोगों से कुछ बातचीत करने की, या कुछ तकलीफ बताई हो, या कुछ शेयर किया हो, या मदद की गुहार लगाई? नहीं, बिल्कुल हम लोग से कोई कांटेक्ट नहीं था। हम तो 9 दिन पुलिस की हिरासत में भी थे, पुलिस ने हमसे लगातार सवाल जवाब भी किए, और जो भी हमारे पास जानकारी थी हमने उनको दी, पूरा सहयोग किया, और माँ से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था। होता तो हमारा परिवार ऐसा नहीं कि गलत को गलत ना बोले, लोग बोलेंगे कि हम शायद डर गए हैं सरकार से इसलिए हम लोग इस तरह से बोल रहे हैं, या और रीज़न की वजह से बोल रहे हैं, या समाज हमको क्या बोलेगा, लेकिन हमारा परिवार ऐसा, हमारी माँ ने ऐसा सिखाया कि सही को सही बोलो और गलत को गलत बोलो, तो सही को सही बोलेंगे और गलत को गलत बोलेंगे। पूरे 45 और डेज में कोई कांटेक्ट नहीं किया आप लोगों से, कुछ भी बातचीत नहीं करी, मदद भी नहीं मांगी? नहीं, बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं मदद मिले। वही रो पत्नी कहाँ रहती है? उनकी पत्नी अभी अपने घर चली गई, अपने माँ के घर चली गई हैं। वो भी हिरासत में थी, करीब 12 दिन वो भी हिरासत में थी। 12 दिन के बाद वो जब वहाँ से आई हैं तो अपने माँ के घर चली गई जो है। माँ का घर प्रयागराज में? हाँ, प्रयागराज में है, वो मेंदौरी में रहती है, घर के पास ही वो उनका।
और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिना नंबर की बाइक के भाग रहा था असद वही अतीक अहमद का बेटा जिसका बीते दिन एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में वो ढेर हुआ है और बाइक को देखकर साफ तौर पर ये पता लग रहा है कि ज्यादा किलोमीटर नहीं चली है, 3000 के किलोमीटर वो बाइक चली है। साथ ही चेसिस नंबर को भी मिटाने का प्रयास किया गया ताकि पता ना लग सके कि आखिर किसके नाम पर ये बाइक खरीदी गई, दस्तावेज किसके नाम पर है, तो उसको मिटाने का भी प्रयास किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बाइक पर नंबर नहीं है, चेसिस नंबर को भी मिटाने का प्रयास किया। हमारे संवाददाता अमरदीप की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।